हाँ जी, नमस्कार। हमने अपना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर हम फर्स्ट लॉ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे इक्वेशन चेंज होती है, वो सब हम पिछले वीडियो के अंदर जान चुके हैं। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा उसे जाकर जरूर देख लीजिए, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक अपना वो रहेगा एंथैल्पी, और एंथैल्पी सीधा सीधा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, तो आज हम जानेंगे कि भाई एंथैल्पी चेंज को कैसे जो हम निकालेंगे, एंथैल्पी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट या वर्क। ठीक है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के लिए कैसा ग्राफ बनना चाहिए, कैसा नहीं बनना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एंथैल्पी का टॉपिक आज। एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। ओके, देखिए हमने पढ़ा था पीछे इंटरनल एनर्जी। ओके, या फिर आ जाइए फर्स्ट लॉ के ऊपर आ जाइए, फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, डेल्टा E इज इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। ओके, क्यू प्लस डब्ल्यू के। अगर मैं इसे क्यू की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा E प्लस डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू इज द वर्क डन। क्या, डब्ल्यू इज द वर्क डन। सॉरी, ये माइनस का हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, एक सेकेंड। डब्ल्यू हमें पता है वर्क डन क्या है, हम डेल्टा E को लिख सकते हैं क्यू माइनस पी डेल्टा वी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैंने क्यू की फॉर्म में लिखना चाहा इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी डेल्टा वी। ओके, इस फॉर्म को आप अभी ध्यान में रखिए। हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहां पर रीअरेंज किया। सिंपली क्या किया है, अभी रीअरेंज किया, अभी हमने कुछ नहीं किया। एंथैल्पी को जानिए, एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई, डेल्टा एच से लिखते हैं। एंथैल्पी होती क्या है, एंथैल्पी होती है कि जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है उसके ऊपर या उसके द्वारा जो वर्क डन किया जाए, जो वर्क डन किया जाए उसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब डेल्टा एच मेरा, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी की। पी डेल्टा वी इज द पीवी वर्क डन। तो जब इंटरनल एनर्जी के अंदर हम पीवी वर्क डन को इंक्लूड कर देंगे वो अपना एंथैल्पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एंथैल्पी कहलाएगा। ओके, एक बात तो ये हो गया अपनी, यहां से हम समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखिए, टेम्परेचर तो हमें कांस्टेंट लेके चलना भाई। ठीक है, टेम्परेचर यहां लिख देता हूं मैं, कांस्टेंट ले लिया हमने। ओके, आइसोथर्मल के लिए पढ़ रहे हैं अभी, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। ओके, क्या किया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल्टा V। मतलब डेल्टा V की वैल्यू 0। क्या किया, 0। तो ये ओवरऑल चीज क्या होगी, 0। बच गया क्या, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा I। यहां से आया मेरे पास क्यू इज इक्वल टू डेल्टा E। कब आया, जब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, तो मैंने इसको V लिख दिया। क्या लिख दिया, V लिख दिया। यहां से अपने पास एक चीज निकल के आई, डेल्टा E क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत सारी बुक्स के अंदर जो इंटरनल एनर्जी इसे हम U से भी रिप्रेजेंट करते मिलेंगे, डेल्टा U से भी मिल जाता है। तो डेल्टा E यूज कर लीजिए, डेल्टा U यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, तो क्यू V इज इक्वल टू डेल्टा E। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब हुई या हीट इवॉल्व हुई
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब एट या इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमने चेंज निकाल दिया इंटरनल एनर्जी का, ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब हमने हीट के फॉर्म में बात की, पहले हमने वर्क के फॉर्म में बात की थी, अगर आपको याद हो तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, ये पहले हमने वर्क के अंदर बात की थी, अगर आप लोगों को याद है तो। ओके, अब मैंने ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर दिया, अब मैं एक चीज कांस्टेंट करना चाहता हूं, प्रेशर। प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मान लेते हैं 1 बार था अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो 1 बार वैल्यू यहां पर 1 पुट किया तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं आएगा क्या? इस इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। 10 पुट कर दिया तो सभी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस प्लस पी डेल्टा वी, ये इसके इक्वल आ जाएगा जी। Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी। मैंने यहां पर प्रेशर किसका कांस्टेंट किया, इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट किया, तो मेरे पास, इसको मैं QP से दिखा देता हूं, हीट को, ठीक है। तो हम एंथैल्पी को अब कैसे बता सकते हैं? हम एंथैल्पी को ऐसे बता सकते हैं कि कोई हीट अगर उन्होंने गेन की है या लूज की, किसी ने, सिस्टम ने, हमेशा हम सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? सिस्टम की बात करेंगे कि सिस्टम ने जो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कितनी हीट को लूज किया या कितनी हीट को गेन किया, कितनी हीट को लूज किया या गेन किया, ठीक है, उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो अब आपको इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच का डिस्टेंस पता लग गया होगा, ठीक है। अब जो हम एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है, एंथैल्पी जो निकालते हैं, ऑलवेज हम निकालेंगे भी किसके लिए? हम निकालेंगे गैसेस के लिए, गैसेस एटम के लिए। ओके, एंथैल्पी ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर गैस, ठीक है। गैसेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे हमेशा एंथैल्पी को, लिक्विड और सॉलिड के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर इक्वेशन के अंदर सॉलिड है, लिक्विड है, उसके नंबर ऑफ मोल्स काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। अपने पास एंथैल्पी के लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी, ये इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। इसी डेल्टा E लिखो या डेल्टा U लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अच्छा, हम देखो एंथैल्पी को भी किसकी फॉर्म में निकाल रहे हैं, उसके अंदर चेंज कितना आया। क्यों? इंटरनल एनर्जी हमें नहीं मालूम किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी कितनी है, लेकिन हम उसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने उसका चेंज कैलकुलेट किया। जब इसका चेंज कैलकुलेट हो रहा है तो एंथैल्पी का भी क्या कैलकुलेट होगा भाई? हमेशा चेंज कैलकुलेट होगा। क्या होगा? हमेशा चेंज कैलकुलेट होगा। ओके, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखो, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, इसने क्या किया? इसने हीट को बाहर निकाला। मतलब यहां पर मेरे पास रिएक्टेंट है, R से रिएक्टेंट, रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट प्लस मान लेते हैं कि 100 किलो जूल यहां से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। प्रोडक्ट प्लस 100 किलो जूल एनर्जी यहां से निकल रही है। अब सिस्टम क्या था? अपना रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बना, ये सिस्टम हो गया। अब सिस्टम ने एनर्जी को लूज कर दिया, मतलब एनर्जी को खुद से कहां दिया? सराउंडिंग के अंदर दे दिया। और मैंने बताया था कि जब सिस्टम से कोई भी चीज लूज होती है या सिस्टम से चीज दूर जाती है, उसे हम नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अपने पास डेल्टा H जो आएगा एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव आएगा, ओके। डेल्टा H क्या आएगा? यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। अब यहां पर ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें, डेल्टा H वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ओके। तो क्या हुआ? एक्सोथर्मी के अंदर
जो हीट है लूज हुई, मतलब मान लेते कि यहां पर कोई एंथैल्पी है रिएक्टेंट की, ओके, और प्रोडक्ट की आएगी यहां पर, तो ये ग्राफ यहां डाउनवर्ड की तरफ बनेगा, क्योंकि एंथैल्पी जो है बाहर निकल रही है, सिस्टम से दूर जा रही है। अब एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, एंडोथर्मिक का मतलब क्या, कोई रिएक्टेंट था, उसने एनर्जी ली या हीट ली, जो भी है, यहां पर हम मान लेते हैं कि 100 किलो जूल इसने एब्जॉर्ब किया और बना दिया प्रोडक्ट। क्या बना दिया भाई, प्रोडक्ट बना दिया। अब क्या हुआ, देखिए ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, अब सिस्टम ने एनर्जी को अपने अंदर लिया, जो एनर्जी है किसकी तरफ गई, सिस्टम की तरफ गई। इसका मतलब सिस्टम की खुद की एनर्जी बढ़ गई और प्रोडक्ट बन गया। क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई और प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि जब कोई चीज सिस्टम की तरफ जाती है या ऑन दी सिस्टम जाती है, वो क्या होगा, हमेशा हमेशा ही वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर जो डेल्टा एच है, वो डेल्टा एच है, वो हमेशा यहां पर पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस हीट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट माइनस 100 किलो जूल, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी को जो हम माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डेल्टा एच को जो एंथैल्पी है उसको हम पॉजिटिव के अंदर दिखाएंगे। ये कुछ ऐसा हुआ, अगर सेम ग्राफ ड्रा करें, यहां सेम डेल्टा एच है, यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ओके, यहां पर कहीं रिएक्टेंट होगा और ऊपर एनर्जी गेन करने के बाद प्रोडक्ट बना, तो इसका ग्राफ अपवर्ड की तरफ बनेगा, इसका ग्राफ भाई अपवर्ड की तरफ बन जाएगा, ओके। अब ये देखिए कि एंथैल्पी को हम गैस के लिए ही क्यों कैलकुलेट कर लेते हैं, इस बात को और ध्यान दीजिए। देखिए गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस। ये हमने पढ़ा था जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, और उसके अंदर पहला पार्ट था अपना गैसेस का। वहां पर हमने इस बात को समझा था, जब प्रॉपर्टीज पढ़ी गैसेस की, जब गैसेस की मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब उनकी एनर्जी के अंदर वॉल्यूम के अंदर बहुत चेंज आता है। लेकिन वही लिक्विड और सॉलिड क्या होते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं, उनके वॉल्यूम के अंदर इतना चेंज नहीं आता। तो खेल तो हमने सारा वॉल्यूम के ऊपर ही किया। अगर वॉल्यूम का चेंज 0 हो गया, अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए, तो अपना इंटरनल एनर्जी आ जाता है क्यू, जो क्यू वी करते हैं, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो तो इंटरनल एनर्जी बन जाता है। एंथैल्पी कब बनता है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज किसका होता है, गैसेस का होता है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडी एंथैल्पी फॉर गैसेस, ओके। इसीलिए हम गैसेस के लिए एंथैल्पी को पढ़ते हैं, ना कि सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आया। अभी हम आगे चलते हैं। इसे देखो, कैलकुलेट करने के लिए कोई भी चीज, अब कैलकुलेट करने के लिए हमें कहां जाना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, वहां पर हमने नंबर ऑफ मोल्स की हमेशा बात की थी, और मैंने वहीं पर आपको समझाया भी कि कोई भी चीज अगर हम केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी कैलकुलेट करना हो किसी का, तो मतलब एनीथिंग, कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, जो भी चीज है, मोल फ्रैक्शन, वो सब कहां करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। कोई इक्वेशन बैलेंस करनी है, कैसे करनी है, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। मतलब केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में जाना पड़ेगा। यहां पर हमने जो है वर्क की फॉर्म में लिख रखा है, इसको मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूं इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, कैसे होगा, याद, जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसका मतलब ये कि टेम्परेचर तो यह यहां पर कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो अपना कांस्टेंट है, इसका हमें इतना लेना देना नहीं होता, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या चेंज हुआ वहां पर, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब, अगर मैं बोल दूं प्रेशर भी कांस्टेंट है, जो एंथैल्पी है कहां कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो प्रेशर कांस्टेंट है,
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, आर कांस्टेंट है मेरा, डी कांस्टेंट है। ओके, अगर मैं रिएक्टेंट के लिए लिखूं तो वी आर इक्वल टू एन आर आर टी। ओके, ये हो जाएगा। अब मैं इसी नाम दे देता हूं इक्वेशन 1, इसे नाम देता हूं इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करूं, ये आ जाएगा पीवी पी माइनस पीवी आर इज इक्वल टू एन पी आर टी माइनस एन आर आर टी। ओके, यहां से P को जो दोनों के अंदर सेम है बाहर निकाल लो, RT सेम है बाहर निकाल लो, ये बन गया P VP माइनस VR इज इक्वल टू NP माइनस NR RT। ओके, अब ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, चेंज। तो मैं इसको डेल V लिख सकता हूं, P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा N लिख सकता हूं, ये हो गया RT। और N किसके हैं, गैसेस के लिए है, तो डेल्टा NG इक्वल टू nRT। मतलब P डेल्टा V की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, कहां से, आइडियल गैस इक्वेशन से। ओके, क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर P इक्वल टू nRT है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमेशा स्टार्टिंग के अंदर हम कांस्टेंट लेके चल रहे थे। यहां पर क्या हुआ, फिर P V प्रोडक्ट वाला, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट वाला, RT P V R रिएक्टेंट वाला इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स R रिएक्टेंट वाला RT। मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को माइनस किया, यहां पर P VP माइनस P VR इक्वल टू NP RT माइनस NR RT आ गया। मतलब मैंने यहां से प्रेशर को कांस्टेंट निकाल दिया और यहां से क्या RT को कांस्टेंट जो है कॉमन निकाल लिया। यहां से जब कॉमन निकल गया तो VP माइनस VR फाइनल माइनस इनिशियल बच गया, तो उसे मैंने डेल्टा V लिख दिया। यहां पर N प्रोडक्ट माइनस NR है, फाइनल माइनस इनिशियल है, तो मैंने इसको डेल्टा N लिख दिया। और किसके लिए होते हैं, गैसेस के लिए होते हैं, इसलिए मैंने इसे डेल्टा NGRT लिख दिया। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT आ गया जी। मतलब गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स जो हमें काउंट करने हैं, या रिएक्टेंट साइड हो या अपना प्रोडक्ट साइड हो, किसके काउंट करने हैं, हमेशा हमेशा हमें गैसेस एटम के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं। तो यहां मैंने P डेल्टा V को रिप्लेस कर दिया डेल्टा NGRT से। मतलब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। ओके, यहां पर डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी है। ओके, डेल्टा E क्या है, डेल्टा E है यहां पर इंटरनल एनर्जी। डेल्टा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, T is the temperature। ओके, चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, हम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा इनके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में तो हम ले आए, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन दे रखा है भाई, क्वेश्चन जो है दे रखा है, इफ ए वाटर वेपराइज इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, कि अगर कोई वाटर वेपराइज हो रहा है और हम उसे मान के चल रहे कि वो क्या है, परफेक्ट गैस, मतलब आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए आया है निकल के। ओके, क्योंकि हमने आइडियल गैस इक्वेशन ही तो यूज किया, P इक्वल टू nRT। और रियल गैसेस के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, उसके लिए होती है भाई रियल गैस इक्वेशन, जो वंडरवाल इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं। वो सारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है वहां पे। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर वाटर वेपर्स जो है एज्यूम कर रखी कि परफेक्ट गैस है, और मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार। प्रेशर 1 बार दे दिया, प्रेशर 1 बार दे दिया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया। 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब एंथैल्पी दे दी, बोले तो डेल्टा H दे दिया 41 किलोजूल पर मोल। ओके, हमें निकालना क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज, ये 1 मोल के लिए दे रखा है क्वेश्चन। अब है कि 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। ओके, डेल्टा E हमें निकालना है। जब हमने क्या किया, 1 बार और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर को जो है वेपराइज किया,
अब वेपराइज किया वाटर को मतलब यहां से H2O, ओके, H2O किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, कहां चला गया, H2O गैसेस की फॉर्म में चला गया, ये लिक्विड की फॉर्म में, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके काउंट करने हैं भाई, सिर्फ गैसेस एटम के। चलते हैं इस इक्वेशन के ऊपर अपनी, डेल्टा H अपने पास गिवन है 41 इंटू 10 की पावर 3 कर लो, ये आ जाएगा अपने पास जूल के अंदर, इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये तो हमें निकालना है, प्लस डेल्टा एम जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस 1, और माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर कोई भी नहीं है, 0 नंबर ऑफ मोल्स है, -0। आर की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर हमें दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, इसे कन्वर्ट कीजिए आप केल्विन के अंदर, हमेशा ऐसा यूनिट के अंदर चलना पड़ेगा, तो 373 केल्विन। आप जब इसको, इसकी यहां पर यूनिट लिख लीजिए 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन के अंदर, ओके। अब जो है, अब यहां से हम डेल्टा ए निकाल सकते हैं, अपने पास सारा डाटा गिवन है। जब मैंने डेल्टा ए निकाला तो मेरे पास किलो जूल के अंदर अगर वैल्यू आती है, वो आती है 37.90 किलो जूल, ओके। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया, प्रेशर कांस्टेंट दे दिया, आपको इंथैल्पी दे दी, आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। तो आसानी से आप ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अब हो जाने चाहिए, क्योंकि हमें पता लगे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में क्या डिफरेंस है। आगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे, और जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स है उसे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। जय हिंद।